भारत की वीर भूमि बुंदेलखंड के हृदय झांसी की कोख में बसे हुए सिरगांव की धूल से धूसरित एक 10 वर्षीय बालक अपने मन में अपनी संस्कृति, अपने देश की ममता को समेटे गुनगुना रहा था। उसके इस बाल सुलभ खिलवाड़ को देखकर बिरले ही ऐसे होंगे जिन्होंने कहा होगा, होनहार बिरबान के होत चीखने पात। किंतु ऐसे अनंत सुगंध भरे पुष्प के फूलने फलने में प्रकृति भी तो मां बनकर सहायक हो जाती है। भगवत प्रेमी पिता ने आरंभ में ही शिशु की कोमल भावभूमि पर राम कथा की अमिट रेखाएं खींच दी और उन रेखाओं पर निर्मल भाव प्रसाद खड़े होने के लिए प्रस्तुत कर दिया साहित्य वातावरण। परिणाम स्वरूप बालक के हृदय में भावनाओं का लघुतरु निरंतर विकसित होता रहा। सौभाग्य से ऐसे हीरे को महान पारखी महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसा गुरु भी मिल गया और पिता तथा गुरु के चरणों की धूल को माथे पर रखकर उनके मौन आशीर्वाद का संबल लेकर वह बालक साहित्य साधना में डूब गया। वह बालक था मैथिली शरण गुप्त, जो आगे चलकर युग का प्रतिनिधि कवि बना और जो आज राष्ट्र कवि के पद पर आसीन है। दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर मैं विष्णु शर्मा, व्याख्याता हिंदी, आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के बारे में, उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व के बारे में। आइए मित्रों, गुप्त जी के जीवन चरित्र की बात करते हैं, जीवन परिचय की बात करते हैं। मित्रों, राम के अनन्य भक्त कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म माघ नक्षत्र में संवत 1943 श्रावण शुक्ल द्वितीया सोमवार हरियाली तीज के दिन 3 अगस्त 1886 को एक समृद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। कवि के पिता संत रामचरण जी व्यापारी होने के साथ साथ काव्य रुचि संपन्न व्यक्ति थे और कवियों का यथोचित समादर करते थे। वे स्वयं भी साधारण कोटि के कवि थे और स्तुति परक कुछ कविताएं भी लिखी थी। वे राम भक्ति शाखा के तुलसी संप्रदाय में दीक्षित थे और उनकी आराध्या जनक लली सीता थी। पिता की तरह माता काशीबाई धर्मपरायण सती साध्वी स्त्री थी। वे भी नियमित रूप से रामायण पाठ पढ़ा करती थी। कवि के लिए वे मोहमयी, ममतामयी थी। झांसी में जब कवि 2 वर्ष तक विद्याध्ययन करते रहे, तब कवि की माता उनके लिए पकवान बनाकर भेजती रही। कवि ने 19 वर्ष की अवस्था तक अपनी माता के वात्सल्य का उपभोग किया। गुप्त जी अपनी राम उपासिका माता के संबंध में लिखते हैं कि भूले तेरे व्रत विविध, अब भी याद प्रसाद, होकर तू गृह स्वामिनी, रही सेविका तुल्य, रामचरित को छोड़ कुछ पढ़ा न तूने और। ये संकेत माता काशीबाई की वत्सलता को व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही रामायण और महाभारत में चित्रित कौशल्या और कुंती की अवतारणा करते हुए गुप्त जी को अपनी माता की ममता सदैव स्मरण रही। माता का स्नेह एवं धार्मिकता गुप्त जी के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान सिद्ध हुई। आपके परिवार की बात की जाए मित्रों, परिवार व्यक्ति के जीवन का प्रथम विद्यालय, उसके जीवन की प्रथम पाठशाला होती है, जिसमें जीवन मूल्यों के साथ भावी जीवन की शिक्षा बालक को मिलती है। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव एक नियमित प्रक्रिया है। गुप्त जी का पारिवारिक जीवन भी इस प्रक्रिया से अछूता नहीं रहा। परिवार परिजनों का एक समूह होता है जिसमें सभी सुख दुख में एक साथ रहते हैं। 5 भाइयों में कवि गुप्त जी का तीसरा स्थान था। महराम दास, रामकिशोर गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, चियाराम शरण गुप्त तथा चारुशील शरण गुप्त, सभी भाइयों में परस्पर प्रेम था। विनम्र और सज्जन स्वभाव के कारण वे परिवार में सभी के प्रिय थे। गुप्त जी का परिवार संयुक्त परिवार प्रणाली का एक खूबसूरत उदाहरण था। का परिवार आदर्श परिवार माना जाता था। गुप्त जी का बाल्यकाल उस प्रातः काल के समान था
जिसकी स्वर्ण रश्मियों का आलोक जनमानस को प्रकाशित करने में अपूर्व रहा। उनका लालन पालन एक संपन्न और राम भक्त परिवार में हुआ। तीव्र और प्रखर बुद्धि के धनी होने के साथ साथ खिलाड़ी स्वभाव भी गुप्त जी की अपनी विशेषता थी। पतंग उड़ाना, चक्री फिराना उनके प्रिय खेल थे। तालाब और नदियों के चंचल पानी की तरह बाल मन भी पानी को देखकर चंचल हो जाता है। आप तैरने के भी शौकीन थे। नदी में डूबते हुए बच्चों को देखकर स्वयं की परवाह न करते हुए साहस का परिचय देते हुए जान हथेली पर रखकर आपने 2 बच्चों की जान बचाई थी। बात की जाए आपकी शिक्षा की, तो गुप्त जी की शिक्षा प्राप्ति उन बालू के टीलों की भांति थी जो कभी स्थिर नहीं रही। वह संघर्ष की आंधी के प्रत्येक बाउंडर के साथ ही बदलती दिखाई पड़ती है। कवि गुप्त की प्रारंभिक शिक्षा चिरगांव के सरकारी स्कूल में हुई। आपके प्रथम गुरु पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र थे। घर के पास ही गांव की पाठशाला में अक्षर ज्ञान और प्रारंभिक गणित सीखने के बाद गुप्त जी को अंग्रेजी अध्ययन के लिए मैकडॉनल्ड हाई स्कूल झांसी में प्रवेश दिलवाया गया, लेकिन वहां उनका मन नहीं लगा। गुप्त जी के पिताजी उन्हें पढ़ा लिखाकर उच्चाधिकारी बनाना चाहते थे, परंतु राष्ट्र प्रेमी गुप्त जी अंग्रेजी पढ़ने की बजाय अधिक समय खेलकूद और स्वाध्याय में बिताने लगे। परीक्षा के दिनों में वे रामलीला की मंडली के साथ नाटक मंचन हेतु ओरछा चले गए और अंत में परेशान होकर उनके पिता उन्हें चिरगांव वापस बुला लेते हैं और घर पर ही शिक्षा का प्रबंध कर दिया जाता है जो सुव्यवस्थित नहीं। इस प्रकार गुप्त जी की शिक्षा का प्रबंध अंत में घर पर ही हुआ। मित्रों, मानव जीवन में विवाह एक ऐसा सामाजिक बंधन है जिसमें पति पत्नी के मध्य समर्पण प्राथमिकता है। विवाह गृहस्थ जीवन का प्रथम सोपान है। कवि गुप्त जी ने भी अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने का भरसक प्रयत्न किया, लेकिन उनका दाम्पत्य जीवन सुख मृग तृष्णा की भांति दूर होता चला गया। संवत 1952 में 9 वर्ष की आयु में कमला देवी से आपका प्रथम विवाह हुआ। 5 वर्ष बाद नववधू का दूसरी बार घर पर आगमन हुआ, किंतु संवत 1960 में प्रसव पीड़ा में उनकी प्रथम पत्नी कमला देवी का देहांत हो गया। तत्पश्चात संवत 1961 में आपने दूसरा विवाह विमला देवी के साथ किया। दूसरी पत्नी से कवि गुप्त को 2 संतानें हुई, लेकिन दोनों ही अकाल मृत्यु का शिकार हो गई। संवत 1968 में दूसरी पत्नी अर्थात विमला देवी का भी असामयिक स्वर्गवास हो गया। दोनों पत्नियों की मृत्यु के बाद गुप्त जी अब विवाह नहीं करना चाहते थे। वे अपना अधिकांश समय एकांत में ही व्यतीत करना चाहते थे, लेकिन उनके पथ प्रदर्शक मुंशी अजमेरी के अनुरोध पर उन्होंने संवत 1971 में तीसरा विवाह सरयू देवी के साथ किया और इसी विवाह से उन्हें 9 संतानें हुई, पर उर्मिला शरण जी को छोड़कर सभी बाल्यावस्था में ही काल कवलित हो गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस प्रकार अपनी संतानों के गोलोकवासी होने के कारण गुप्त दुख रूपी अथाह सागर में डूब गए। उर्मिला शरण गुप्त का जन्म 1936 में हुआ था। व्यक्तित्व व्यक्ति की वह कसौटी है जिस पर व्यक्ति का जीवन परखा जाता है। व्यक्तित्व ही जीवन की लक्ष्मण रेखा है। एक व्यक्ति के वास्तविक व्यक्तित्व के अंतर्गत यह समाहित है कि वह क्या बनना चाहता है, वह कैसा प्रतीत होना चाहता है, वह दूसरों को कैसा प्रतीत होता है और वह स्वयं को समाज में कैसे स्थापित करता है। मित्रों, गुप्त जी के बाहरी व्यक्तित्व की बात की जाए तो सादा जीवन, उच्च विचार, लंबे कान, कानों के ऊपर बाल, लंबी नाक, चौड़ा ललाट, साधारण मंझोला कद, मजबूत शारीरिक गठन, हल्का सांवला रंग, विशाल बदन, वेशभूषा, गांधी टोपी और कुर्ता धोती, टोपी नवाबी और कुर्ता धोती भारतीय शान थी। इस प्रकार आपकी पोशाक में
सांप्रदायिक एकता का भाव प्रकट होता है। मित्रों, गुप्त जी का आंतरिक व्यक्तित्व उस सागर के समान है जिसमें कितनी ही विचारों रूपी नदियां आकर मिलती हैं, पर उन्होंने अपनी सीमा की मर्यादा को कभी नहीं तोड़ा। उनके जीवन में चाहे दाम्पत्य जीवन की निराशा हो या सम्मान का पारितोषिक हो, वे विजय स्तंभ की भांति स्थिर खड़े रहने वाले व्यक्ति थे। सामाजिकता, विनोद, प्रेम और सद्भावना, प्रकृति प्रेम, अनुभूति निष्ठता आप में कूट कूट कर भरी थी। अनुभूतिशील होते हुए भी आप स्व केंद्रित नहीं थे। आपके संबंधों का दायरा हिमालय की भांति विशाल था, जिससे विभिन्न पवित्र रिश्ते रूपी नदियों का उद्गम होता है, जो बिना किसी विभेद के सभी तटों को समान रूप से सिंचित करती रही है। मित्रों, गुप्त जी के व्यक्तित्व की विशेषताओं की चर्चा करें तो उनका व्यक्तित्व समाज के प्रति आदर्शवादी तथा मानवीय उत्तरदायित्वों के प्रति सशक्त और प्रगतिशील रहा। उनका व्यक्तित्व समाज और राष्ट्र के हित और प्रगति के लिए समर्पित है। कविता उनके लिए मनोरंजन का उपकरण न होकर, मनोरंजन का साधन न होकर, लोक मंगल की साधना के उच्चतर प्रयोजन से युक्त है। ये व्यक्ति के शोषण नहीं, पोषण करने के समर्थक हैं। मित्रों, गुप्त जी गांधी जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। वे गांधी जी के साथ राष्ट्रीय आंदोलनों से भी जुड़े रहे। राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने के कारण उनको जेल भी जाना पड़ा, जो उनका देश के प्रति समर्पण भाव था। उन्हें झांसी की जेल में रखा गया। आजादी की रणभूमि में देशवासियों को मातृभूमि की रक्षा हेतु अपने आप को समर्पित करने की हुंकार भी उन्होंने भरी। गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन की प्रशंसा और अपने स्वदेश के प्रति अपने काव्य में जो निष्ठा व्यक्त की है, वह आजादी के आंदोलन में मील का पत्थर सिद्ध हुई है। इस प्रकार गुप्त जी का व्यक्तित्व राष्ट्रोत्थान के उन्नत लक्ष्य को पाने वाला तथा आधुनिक भौतिकवादी युग में भी समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रेरणा प्रदान करने वाला है। मित्रों, प्रकृति का ध्रुव सत्य है कि संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी एक न एक दिन दुनिया से विदा होता ही है। हिंदी साहित्यकार को अपनी अमर कृतियों से सुशोभित करने वाले राष्ट्रवादी विचारधारा से परिपूर्ण राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त भी इस अटल सत्य से अछूते नहीं रहे। आपका 10 दिसंबर 1964 को स्वास्थ्य खराब हुआ। प्राथमिक उपचार लेने पर भी उसमें सुधार नहीं हुआ। रात भर नींद नहीं आई और 11 दिसंबर 1964 को शाम के समय काल ने आपको अपने आगोश में ले लिया। आपका निधन हो गया। मित्रों, गुप्त जी की आत्मज्योति महाज्योति में विलीन हो गई। 12 दिसंबर 1964 को प्रातः 9:30 बजे आपकी शव यात्रा चिरगांव झांसी से प्रारंभ हुई, जिसमें परिवारजन, परिचित, संभ्रांत व्यक्ति, विद्वान तथा चिरगांव की समस्त जनता शामिल हुई। उनके पुत्र उर्मिला शरण गुप्त ने पूज्य दद्दा के साकेतवासी होने पर अपने भावों को व्यक्त करते हुए माना है कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त दद्दा को पुनः ले लिया गया। जैसे बीते काल बिता देना ही होगा, जो कुछ देगा देव हमें लेना ही होगा। तो गुप्त जी को प्यार से लोग दद्दा कहा करते थे। मैथिली शरण गुप्त जी के व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं पर चर्चा करने के पश्चात आइए चलते हैं और उनके कृतित्व को समझने का प्रयत्न करते हैं। मित्रों, साहित्य शब्द में हित सहित होने का भाव निहित है। साहित्य में जीवन और समाज के अनुभवों का सरल, सरस और कलात्मक चित्रण होता है। साहित्य प्रकृति और जीवन का लोक मंगल परक और सर्जनात्मक अनुशीलन है। गुप्त जी की लेखन यात्रा सन 1909 में उनकी प्रथम कृति रंग में भंग से आरंभ होकर 1960 में रत्नावली के प्रकाशन तक अनवरत चलती रही। इस दीर्घकालिक सृजन यात्रा में गुप्त ने अपनी लेखनी से हिंदी साहित्याकार में श्री वृद्धि की। अपनी काव्य यात्रा में कवि गुप्त ने युगीन आवश्यकताओं के अनुरूप अपने रचनात्मक प्रतिभा और सृजनात्मक शक्ति को समाज और राष्ट्र की हित प्रगति के लिए समर्पित कर दिया। कविता आपके लिए मनोरंजन का साधन न होकर लोकमंगल की साधना के उच्चतर प्रयोजन से युक्त होकर ही सार्थक थी।
गुप्त जी स्पष्ट कहते थे कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मित्रों, गुप्त जी का काव्य उनके कवित्व के उत्कर्ष का शिखर बिंदु है, जिसमें विकास उत्तरोत्तर होता गया। उनके काव्य में उनकी युग चेतना, सांस्कृतिक भावना, जीवन दर्शन और काव्य कला हमेशा मौजूद रही। विषय और काव्य की दृष्टि से उनके काव्य का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जा सकता है। सर्वप्रथम महाकाव्य। दो महाकाव्य आपने लिखे, साकेत और जय भारत। खंड काव्यों की चर्चा की जाए तो रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, पंचवटी, शक्ति, सैरंध्री, वन वैभव, वक संहार, गुरुकुल, द्वापर, सिद्धराज, नहुष, अर्जन और विसर्जन, काबा और करबला, अजित, प्रतिशिक्षा, युद्ध, पृथ्वीपुत्र, विष्णुप्रिया, रत्नावली आदि आपके खंड काव्य हैं। वहीं मुक्तक काव्यों में भारत भारती, पद्य प्रबंध, पत्रावली, वैतालिक, स्वदेश संगीत, झंकार, मंगल घट, कुणाल गीत, विश्व वेदना, अंजलि और अर्घ्य, राजा और प्रजा आदि प्रमुख मुक्तक काव्य हैं। चंपू काव्यों में यशोधरा आपका सुप्रसिद्ध चंपू काव्य है। आपके द्वारा अनुदित काव्यों में शकुंतला, विरहिणी वज्रांगना, प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, स्वप्न वासव दत्ता, उमर खय्याम की रुबाइयां आदि हैं। वहीं आपके द्वारा लिखे गए नाटकों में तिलोत्तमा, चंद्रहास, अनघ आदि हैं। आइए मित्रों, गुप्त जी के द्वारा रचित इन महान कृतियों का परिचयात्मक विश्लेषण करें, इनके बारे में जानें। सर्वप्रथम चलते हैं महाकाव्यों की श्रृंखला में। प्रथम महाकाव्य साकेत की ओर। मित्रों, साकेत महाकाव्य का नामकरण प्रभु श्री राम के लीलाधाम साकेत अर्थात अयोध्या के आधार पर हुआ है। गुप्त की साकेत के प्रति विशेष आसक्ति थी। उनके साहित्यागार में साकेत महाकाव्य कवि की प्रमुख रचना है, इसमें राम कथा वर्णित है। साकेत महाकाव्य गुप्त जी की दीर्घकालिक काव्य साधना का परिणाम है। वेदी युगीन कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लेख से प्रेरित होकर उन्होंने इस क्षतिपूर्ति हेतु साकेत महाकाव्य की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल साकेत की रचना का उद्देश्य बताते हुए लिखते हैं कि साकेत की रचना तो मुख्यतः इस उद्देश्य से हुई है कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए। कवि गुप्त ने रामकथा को आधार बनाकर रचित इस महाकाव्य का प्रमुख उद्देश्य रामकथा में उपेक्षित किंतु तपस्वी पात्रों उर्मिला, लक्ष्मण, भरत आदि के चरित्र का भावपूर्ण उन्मेष दिखाकर रामकथा को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अधिक तर्कसंगत, मनोवैज्ञानिक तथा युग सापेक्ष बनाकर प्रस्तुत करना है। इस महाकाव्य की कथा का आरंभ राम के राज्याभिषेक की तैयारी तथा लक्ष्मण उर्मिला के उल्लासित प्रेमालाप से होता है। प्रथम सर्ग से लेकर 8वें सर्ग में अयोध्या कांड की सभी घटनाएं वर्णित हैं। नवम सर्ग में उर्मिला के विरह वर्णन की प्रासंगिक पृष्ठभूमि तैयार की है। साकेत महाकाव्य में कवि गुप्त ने राम और सीता के महत्व को अक्षुण्ण रखते हुए भातृभक्त लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के महत्व को प्रतिपादित करना, उनके चरित्र का उन्नयन चित्रण कर उर्मिला की उदार सहिष्णुता, लोक मंगल कामना और तपस्पूत उत्सर्ग भावना की नवीन उद्भावना की है। इस महाकाव्य में कवि गुप्त ने साहित्यिक और सामाजिक दृष्टि से उपेक्षित पात्रों को अभिनव व्यक्तित्व और महत्व देने का भरसक प्रयत्न किया है। कवि ने भरत की माता कैकेयी को भी विस्मृत न करके पंचवटी प्रसंग के माध्यम से उनके माथे पर लगे कलंक का उदारमयी गंगा के जल से प्रक्षालित करके मनोवैज्ञानिकता के संस्पर्श से उसके चरित्रगत कलंक को मिटाने का यथासाध्य प्रयास किया है। गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य में अन्य पात्र जो साहित्य में किसी न किसी प्रकार से उपेक्षित थे, उन पात्रों को नूतन योजना के साथ वर्णित किया है।
जिनमें राम सीता, लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी, शत्रुघ्न श्रुतिकीर्ति, दशरथ कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, मंथरा, उमा, सुलक्षणा, केतकी, रति, कमला, ताड़का, अहल्या, शूर्पणखा, शबरी, अंजनी आदि को भी व्यापक चरित्रोत्कर्ष के साथ प्रस्तुत किया है। और इस प्रकार साकेत महाकाव्य की महत्ता आज भी सार्थक व प्रासंगिक है। आइए देखते हैं उनके दूसरे महाकाव्य जय भारत को, इसका प्रकाशन वर्ष है 1952। मित्रों, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना, देश प्रेम, सांस्कारिक आस्था, नैतिकता, सार्थक स्वदेश्यता और पौराणिक ऐतिहासिक वृत्तों का बुद्धि संगत और प्रासंगिक पुराख्यान गुप्त जी के काव्य की प्रमुख विशेषता है। इन विशेषताओं के आधार पर कवि गुप्त के जय भारत महाकाव्य को परखा जाए तो जय भारत उनका सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि महाकाव्य है, जिसमें भारत देश के प्राचीन गौरव तथा उसकी महिमा का वर्णन किया गया है। जय भारत कवि गुप्त का सर्वाधिक विशाल महाकाव्य है, जिसमें नहुष के जन्म से लेकर पांडवों के स्वर्गारोहण तक सभी प्रमुख महाभारत कालीन घटनाओं का समावेश किया गया है। महाभारत की घटना होने के बाद होने वाले विनाश को गुप्त जी ने आधुनिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में देखने का प्रयास किया है। का मानना है कि शासक अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु विनाश करता है। इस महाकाव्य में मानव जाति के महत्व की स्थापना करना गुप्त जी का मूल उद्देश्य है। नायक युधिष्ठिर में मानवीय गुणों का औदात्य अपनी चरम सीमा पर है। जय भारत के अन्य क्रूर एवं उपेक्षित पात्र भी मानवता का जयघोष करते दिखाई देते हैं। कवि का मानना है कि यदि भूमि पर जन्म लेने वाला मनुष्य विनम्रता को धारण कर ले तो अपने लक्ष्य को सरलता से प्राप्त कर सकता है। जय भारत महाकाव्य में युधिष्ठिर के माध्यम से कहते हैं कि धन्य हमारी धरा जहां तुम प्रकट हुए प्रत्यक्ष, नम्र भाव धारण कर हम भी साधें अपना लक्ष्य। मित्रों, गुप्त जी ने जय भारत महाकाव्य की कथा का पुनराख्यान महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत की कथा के आधार पर किया है। महाभारत की कथा को आधुनिक संदर्भ में इस प्रकार प्रकट किया है कि उनका एकमात्र उद्देश्य मानव जाति की रक्षा रह जाता है। जय भारत महाकाव्य में उपेक्षित पात्रों को उन्होंने श्रेष्ठ स्थान देने का प्रयास किया है। मित्रों, जय भारत महाकाव्य समकालीन परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है, जिसमें गुप्त जी ने मानव मूल्यों की स्थापना करके मानव द्वारा इन मूल्यों को ग्रहण करने का संदेश दिया है। अतः जय भारत महाकाव्य की कथा को महाभारत की कथा के साथ साथ भारत देश के संदर्भ में भी ग्रहण किया जा सकता है। इस प्रकार गुप्त जी जय भारत महाकाव्य में मानवतावादी आदर्श की स्थापना के लिए कृत संकल्प है। तो मित्रों, यह था राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के व्यक्तित्व और कृतित्व का पहला भाग, जिसमें हमने गुप्त जी के जीवन परिचय, उनके व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं, उनके कृतित्व के अंतर्गत उनके काव्य कृतियों का परिचयात्मक विश्लेषण प्राप्त किया, जिसमें हमने उनके द्वारा रचित दो महाकाव्य साकेत और जय भारत की चर्चा की। मित्रों, अगले वीडियो में हम इनकी शेष कृतियों का परिचयात्मक विश्लेषण करेंगे। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।